मैं एज़ अ फ्रेंड गले लगी थी, वो भी शुक्रगुज़ारी के तौर पर। मैं इस वक़्त बहुत एक्साइटेड हो गई थी केस की वापसी का सुन। मैं भी एक्साइटेड हो गया था, मुझे भी बिज़नेस डील मिली थी। तुम एक्साइटेड होकर एक लड़के को गले लगा सकती हो, तो फिर मैं एक लड़की को बाहों में क्यों नहीं बिठा सकता? मैं इस शख्स का चेहरा देखकर रह गई। क्या मतलब था इस बचकानी और घटिया बात का? वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 7 लेकर। आज दूसरी रात थी जब सर उसामा घर न आए। मैं उनका इंतजार करती रही और इंतजार करते करते कब सो गई मुझे खुद खबर नहीं। जब आंख खुली तो शावर की आवाज आ रही थी, शायद कोई नहा रहा था। मैंने उठकर वॉशरूम की जानिब रुख किया। दरवाजा लॉक था अंदर से। कुछ देर बाद सर उसामा नहा कर निकले। उनके लोअर पार्ट पर हर बार की तरह टॉवल बंधा था। मैंने कुछ कहा नहीं। वो मेरे बराबर से गुजरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगे। तब मेरी नजर उनकी कमर पर गई। उस पर निशानात थे जिसे देखकर मैं चौंकी। आपकी कमर पर ये निशानात कैसे? मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। उनके कदम मेरा सवाल सुन रुके। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ करीब से जितना तुम मुझे समझती हो। उन्होंने पलटकर मेरी जानिब देख गंभीर लहजे में कहा। उनकी बात बहुत गहरी लगी मुझे, जैसे वो दो मायने में बात कर रहे हो। फिर वो मुड़कर जाने लगे। आपको तकलीफ हुई होगी। उनकी कमर तशद्दुद के निशानात से भरी थी। भला इन जैसे अमीरजादे के साथ इतना वहशियाना सुलूक कौन कर सकता है? मैं यही सोच उलझी। मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन उनके कदम अपनी जगह मुंजमद हो गए थे मेरी बात सुन। मैंने अपने लरजते हाथों से उनकी कमर को छुआ। मैं खुद भी नहीं जानती कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यूं ही रोते हुए उनकी कमर से अपनी पेशानी लगाई। वो अभी भी साकित खड़े थे। उसामा, वो मेरे लिए रो रही थी। जिंदगी में दूसरी बार मैं किसी लड़की को अपने लिए रोते देख रहा था। उसके आंसुओं की तरी में अपनी कमर पर महसूस कर आंखें मूंद गया। मैं इस काबिल नहीं कि वो मेरे लिए अपने कीमती आंसू बहाए। ये मोहब्बत जो उसकी आंखों से बह रही है मेरे लिए है। मेरे लिए क्या वो सच जानने के बाद भी कायम रह सकेगी? इस ख्याल के आने पर मैंने अपनी मुट्ठियां मजबूती से भींच ली। मुझे उसे सच बता देना चाहिए। बस यही एक तरीका है उसकी मोहब्बत को अपने लिए कायम रखने का, क्योंकि एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही है। बेहतर यही है कि मैं जल्द से जल्द उसे खुद बता दूं, ताकि उसे तकलीफ कम हो, ताकि नफरत कम हो। मेरे दिल ने कहा, मैं लालची हो रहा हूँ, मुझे एक साथ दो का प्यार चाहिए जो मुमकिन नहीं। लाइबा, मैंने हिम्मत की उससे बात करने की। उसामा, उसामा, अभी मैं मजीद कुछ कहता इससे कबल ही मुझे बाहर से आवाज आने लगी, और मैं इस आवाज को बखूबी पहचानता था। ये मेरी दादी की आवाज थी। दादू, अचानक यहाँ कैसे? मैं परेशान हुआ। उसामा, मेरे खानदान में से किसी को इल्म नहीं था मेरी लाइबा से शादी के मुतालिक। ऐसे में दादी का अचानक आना मुझे परेशान कर गया था। नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहकर उनसे लाइबा को मिलवाऊं। दादी की नज़र में क्योंकि मैं कंवारा था, इसलिए वो डायरेक्ट कमरे में आई। मैं फौरन लाइबा से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हुआ। उसकी सब्ज रंग आंखों में अभी भी आंसू थे। दादू, मैंने फौरन अपने हेड बेड पर रखी शर्ट पहनी। अभी मैं पलटा ही था कि दादू मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी तवज्जो का मरकज मैं नहीं था बल्कि लाइबा थी। तुम कौन हो लड़की, और मेरे पोते के कमरे में क्या कर रही हो? उन्होंने लाइबा को देख तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछा। ये लाइबा है दादू, आपकी पत बहू। मैं दादू से कभी झूठ नहीं बोलता था, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं लाइबा के मुतालिक उनसे झूठ कहता? मैं जानता हूँ वो सब कुछ जानती थी फरजीन और मेरे मुतालिक। उन्होंने मेरी बात सुनते ही हैरत से मुझे और फिर लाइबा को देखा। फिर वो लाइबा का सर तपाऊं जायजा लेने लगी। लाइबा, सर उसामा की दादी मुझे सर तपाऊं ऐसे देख रही थी जैसे मेरे एक्सरा निकाल रही हूँ। उनकी आंखों में मुझे देखते वक्त कुछ अजीब सी फीलिंग्स उभरी। मैं नहीं जानती वो कैसी फीलिंग्स थी, लेकिन कुछ अजीब था। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा, मैंने फौरन अपना नाम बताया। कितना वक्त हुआ शादी को? अभी 15-20 दिन। उन्होंने बगौर मुझे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर करीब आकर मेरे हाथ में अपने हाथ में पहना कड़ा उतार कर पहनाने लगी। मुंह दिखाई का तोहफा। अगर मेरे पोते ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कुछ लेकर आती। वो मुस्कुराकर बोली तो जाकर मेरे दिल को कुछ करार आया। वो कड़े बहुत खूबसूरत थे। मैं उनकी खूबसूरती में ऐसा महव हुई कि रस्मी तौर पर इनकार करना तक भूल बैठी। तुम्हारे हाथ पर बड़ा जच रहा है ये, जैसे इनके लिए ही बनाया गया हो। उनके कहते ही मैं शर्मीली सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए सर उसामा को देखने लगी। है ना उसामा? उन्होंने सर उसामा की तस्दीक मांगी। मुझे एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे उनके सवाल का मकसद जताना हो, पूछना नहीं।
मैंने देखा वो दादी पोता आंखों ही आंखों में कुछ बात करने लगे। मुंतजिर थी मैं उनकी तस्दीक की, लेकिन वो मेरे हाथ को तकते रहे, लफ्जी तस्दीक ना की। पता नहीं मेरा वहम था या कुछ और, लेकिन मैंने महसूस किया उनकी आंखें मतलाशी थी, जैसे मेरे हाथों में इन कड़ों को देख किसी और को तलाश रहे हों। मेरे जहन में सबसे पहले फरजीन का ख्याल आया। उनकी दादू को तो जरूर पता होगा उस फरजीन के बारे में, क्यों ना मैं इनसे पूछूं। मैं दादी को देख सोचने लगी, मुझे बस अच्छा सा मौका तलाश करना था उनसे बात करने का। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था मेरे तमाम सवालों के जवाब हैं सर उसामा की दादी के पास। चले आए, नाश्ता करते हैं, मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा तो दादू मेरे साथ नीचे चल दी, जबकि सर उसामा तैयार होने चले गए थे। दादू, मुझे बताएं आपको खाने में क्या क्या पसंद है, मैं अपने हाथों से आपके लिए बनाऊंगी। अभी मैं बोल ही रही थी कि पीछे से सर उसामा की आवाज आई, क्यों आज ऑफिस नहीं जाना तुमने? मैं आज घर पर रुकूंगी। दादू आई हैं, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वो मेरे जवाब से सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने रोज मामूल के मुताबिक खामोशी से नाश्ता किया और फिर उठकर चल दिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसे दादी पोते हैं जो इतने दिनों बाद मिले लेकिन कोई बात ही नहीं है एक दूसरे से करने के लिए। दादू ने मुझे बताया कि वो यहाँ पूरे एक हफ्ते रुकने आई हैं। मैं बहुत खुश हुई कि चलो शुक्र है, इस बार रौनक घर में भी कोई रौनक हुई। मैंने दादू के लिए अपने हाथों से खाना बनाने का सोचा। मैं किचन में अभी खड़ी ही हुई थी कि मेरा सेल रिंग हुआ। कॉल मेरे ऑफिस से थी। मैंने उन्हें बताया भी कि मैं लीव पर हूँ, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मेरी मौजूदगी इसमें ज़रूरी है, मीटिंग आधे घंटे में शुरू हो जाएगी। मैंने फौरन ही दादू से माजरत की और कहा कि जल्द से जल्द मीटिंग अटेंड करके वापस आती हूँ। ऑफिस पहुंची तो पता चला कोई मीटिंग थी ही नहीं। मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात, मुझे किसने कॉल करके बुलाया था ये भी नहीं पता था किसी को। मैं वापस घर चली जाना चाहती थी, चूंकि दादू अकेली थी घर में और ये अच्छी बात नहीं थी मैं ऑफिस से निकल पाती। इससे कबल ही मेरा टकराव रूबी से हुआ। सर इरशाद की तबीयत खराब थी, इसलिए वो लीव पर थे। उनकी जगह रूबी ने पूरे स्टाफ को संभाला हुआ था। रूबी ने मुझे फाइल दी और कहा कि सर उसामा से साइन करवा कर लाओ। मैंने बताया उसे कि मेरा काम नहीं है ये, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो सीनियर थी मेरी और उसका गुस्सा मेरे और मेरे काम के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरन उससे फाइल लेकर सर उसामा के ऑफिस जाना पड़ा। सर उसामा की सेक्रेटरी को देखते ही मुझे उसकी पुरानी बात याद आई और मेरा दिल छल्ली सा हो गया। सर उसामा से साइन करवाने इन पेपर्स पर मैंने उनकी सेक्रेटरी को फाइल पकड़ाई। अभी वेट करो, सर अभी बिजी है। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे वेटिंग पर बिठा दिया था। मैंने महसूस किया था सर उसामा की वो नक चढ़ी सेक्रेटरी मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखती है। उसकी आंखें मेरा मजाक उड़ाती मालूम होती थी, जिसकी वजह से मुझे वो जहर लगने लगी थी। माना बहुत खूबसूरत थी, मगर इखलाक भी कोई चीज होता है बंदे का, जो इसमें जरा भी ना था। बात भी ऐसे करती जैसे लकड़ियां तोड़ रही हो। तुम्हें पता है बहुत जल्द तुम्हारा पत्ता कटने वाला है। सर उसामा को उनके नए बिजनेस पार्टनर ने तोहफा भेजा है आज ही, बहुत खूबसूरत तोहफा। मुझे वेट करते हुए 20 मिनट गुजर गए थे। मैं बार बार अपनी कलाई पर बंधी वॉच देख रही थी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि उन्हें मैसेज करके कहूँ कि मैं बाहर बैठी हूँ, प्लीज मुझे अंदर बुला लें ताकि मैं साइन करवा के घर जा सकूं। दादी घर में अकेली है, लेकिन फिर अगले ही पल ये सोच के झटक दिया इस ख्याल को कि कहीं ऐसा ना हो वो वाकई बहुत बिजी हूँ और मुझ पर गुस्सा करें। अभी मैं अपनी सोच में ही मगन थी कि उनकी सेक्रेटरी मेरे पास आकर मिर्चे लगाने वाले अंदाज में बोली। उसने आखिरी जुमला मफ़हमाना अंदाज में खबासत से मुस्कुराते हुए अदा किया, जिस पर मेरा दिमाग खटका। कहाँ है वो तोहफा? मैंने आईब्रोज खाकर उसके रूबरू खड़े होते हुए पूछा। उनके साथ और कहाँ? वो शैतानी मुस्कुराहट सजाए बड़ा इतरा कर बोली, तो 20 मिनट से वो इस तोहफे के साथ थे ऑफिस में। मेरा दिमाग घूम गया। मैं आंधी तूफान की तरह उनके ऑफिस का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई और अगले लम्हे जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी रूह तक को हिला गया। सर उसामा अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और एक चुड़ैल अपनी दोनों भाई उनके कंधे में डालकर उनकी गोद में बैठी नजर आ रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में हैरत उभरी। अपनी बीवी को वेटिंग पर बिठाकर अंदर रंग रेलियां मनाते इस आदमी को शर्म नहीं आती? सॉरी सर, मेरा खून खोल गया था। सर उसामा की सेक्रेटरी मेरे पीछे तेजी से आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की जाने वापस खींचने लगी। साथ साथ वो सर उसामा से माजरत भी कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं गुस्से से चिंघाड़ी। मेरा शौहर यहाँ किसी दूसरी औरत को बाहों में लिए बैठा है और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊं? क्या पागल समझ रखा था इन लोगों ने मुझे? तुम बाहर जाओ, वो अपनी सेक्रेटरी की जानिब देख इत्मीनान से बोले। ये सब क्या है और अब तक हटा क्यों नहीं रहे तुम इस चुड़ैल को खुद पर से? मैं जोर से पागलों की तरह चीखी। मुझे खुद नहीं पता मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, लेकिन इस लम्हे में गुस्से में से पागल हो रही थी। वो मेरा शौहर था और मेरे सामने वो खुलेआम चीट कर रहा था, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर जरा सी जरा सी भी शर्म नहीं थी। तुम्हें किसने इजाजत दी अंदर आने की?
मुझे यकीन ना आया अपने कानों पर, वो शख्स क्या बोल रहा था। वो अमीर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे चीट भी करे तो भी मैं जी हजूरी करती रहूं। अगर सर उसामा ये सोचकर मुझे अपनी जिंदगी में लाए थे तो यकीनन ये सिर्फ उनकी सोच ही थी। मैंने कहा, इस चुड़ैल को खुद पर से हटाओ। मैं जोर से चिंघाड़ी, उनके सवाल को मुकम्मल इग्नोर कर, लाइबा सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप ऑफिस से बाहर आ जाओ, वरना ये तो हद ही हो गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो शख्स मुझे धड़ल्ले से धमकी देकर बाहर जाने का हुक्म दे रहा था, वरना क्या। मैं हलक के बल चीखी। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आने के लिए बेताब थे, लेकिन मैं उन्हें पीछे धकेल रही थी। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एक बार मैं इस शख्स के सामने कमजोर पड़ गई तो ये मेरी पूरी जिंदगी को दोजख बना देगा। अगर इसे लगता है कि एक गरीब की बेटी है तो दब जाएगी, तो मैं इन्हें आज भी और इसी वक्त बताऊंगी कि हर गरीब की बेटी दबने वाली नहीं होती, ना इंसाफी सहने वाली नहीं होती। बेबी कूल डाउन। इन जैसी लड़कियों के पीछे अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करो। वो चुड़ैल बड़ी मीठी आवाज में सर उसामा के रुखसार पर अपनी शहादत की उंगली लहराते हुए बोली। तो मेरे मजीद आग लगी। तुम नहीं हटाओगे इसे, ठीक है। गो टू हेल बास्टर्ड। आइंदा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। मैंने गुस्से से कहकर फौरन ही अपनी सैंडल उतारी और सर उसामा के मुंह का निशाना लगाया। मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो सर उसामा के सीने पे जाकर लगा। एक सैंडल से मेरा क्या होने वाला था। मैंने दूसरी सैंडल उतारी और उस लड़की के मुंह पे दे मारी, और इस बार मेरा निशाना बिल्कुल ठीक जगह जाकर लगा। इसके बाद में बगैर उनके रिएक्शन का इंतजार किए फाइल फेंक कर बाहर चल दी। लाइबा, वो चीखे, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। लिफ्ट में पहुंचकर मैं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था आखिर। लिफ्ट खुलते ही मैं खुद को संभालती हुई उठी और यूं ही नंगे पांव चलती हुई बाहर निकली। मुझे बस रोने के लिए एक कोना चाहिए था, इसलिए लोगों की नजरों से बचकर मैं स्टोर रूम में दाखिल हो गई। मैं वहां एक कोने में बैठकर बच्चों की तरह रोती रही। मैं खुद में सिमटी बैठी रही। मेरे पास सैंडल तक नहीं थी कि मैं घर जा सकूं। घर, कौन सा घर। ये सोच मुझे और रोना आया। मैं रोती रही, जारो कतार रोती रही। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसके मैं ख्वाब देखा करती थी। ये तो कोई भयानक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जिसमें मैं फंस गई थी, चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तलाक कोई मजाक नहीं होती, और हम मिडिल क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तलाक याफ्ता को कंवारे नहीं मिलते, बल्कि दो दो बच्चों के बाप बूढ़े अधेड़ उम्र मिला करते हैं। मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। इस ख्याल के आने पर मैं अपने बाल नोचते हुए रोने लगी। इससे तो मेरे माँ बाप किसी मिडिल क्लास बंदे से मेरी शादी कर देते। इन अमीरों के चौंचले हम जैसे गरीबों के समझ में नहीं आते। मुझे रोते रोते काफी वक्त गुजर गया। तब मैं यूं ही निढाल होकर एक बॉक्स से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। अगला सीन, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैं खुद में सिमटने लगी, फिर अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझ पर कंबल डाला है। मैंने फौरन चौंक कर आंख खोली। आंख खुलते ही मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। ये बात मुझे हैरान कर गई थी। मुझे अच्छे से याद था मैं स्टोर रूम में सोई थी। मैं फौरन उठकर बैठी। अगले ही पल मेरी निगाह सामने सोफे पर बैठे सर उसामर पर गई। वो मुझे ही खा जाने वाली निगाहों से तक रहे थे। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ लैम्प की लाइट उनके चेहरे पर रोशनी कर रही थी। उनके चेहरे के तासुरात बहुत संजीदा थे। वो अपनी जगह से उठे तो मुझे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। मैं दकियानूसी सोच का मालिक नहीं हूँ। जब तुम मेरे सामने किसी दूसरे मर्द के साथ जाती हो, उसके गले लगती हो, तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अब तुम भी करो। वो मेरे रूबरू आकर बैठे। उनकी नीली समंदर जैसी गहरी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थी। मुझे उनसे खौफ लाहक हुआ। मैं पीछे होती इससे कबल उन्होंने मेरे बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर अचानक मेरी गर्दन पर पकड़ मजबूत की। उनकी 4 उंगलियों को मैं अपनी गर्दन की पुष्ट पर धंसता हुआ महसूस कर खौफजदा होकर उन्हें देखने लगी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं किसी के साथ नहीं गई और ना ही मैंने किसी के गले लगी हूँ, इसलिए झूठे इल्जाम लगाना बंद करें मुझ पर। मैं अपने दिफा में चीखी। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन के बाहर राशिद के साथ क्या कर रही थी तुम। तो इन्होंने मुझे गले लगते देखा था, यानी वो वहां मौजूद थे। लेकिन अगर वो वहां मौजूद थे तो सामने क्यों नहीं आए। क्यों ऐसा लगता था जैसे ये शख्स मुझ पर हर वक्त नजर रखता है। मैं एज अ फ्रेंड गले लगी थी, वो भी शुक्रगुजारी के तौर पर। मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हो गई थी। केस की वापसी का सुन वो भी एक्साइटेड हो गया था। मैं भी एक्साइटेड हो गया था। मुझे भी बिजनेस डील मिली थी। तुम एक्साइटेड होकर एक लड़के को गले लगा सकती हो, तो फिर मैं एक लड़की को बाहों में क्यों नहीं बिठा सकता। मैं इस शख्स का चेहरा देखकर रह गई। क्या मतलब था इस बचकानी और घटिया बात का। मैं जज्बात में बह गई थी, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ, फौरन पीछे हट गई। जबकि आपने जानबूझकर किया है, जो किया है। मैं इख्तलाफ में चीखी। हाँ, क्योंकि एहसास दिलाना था मुझे अपनी बीवी को कि तकलीफ होती है मुझे उसे किसी और के साथ देखकर, उसे किसी और के फूल लाते देखकर। वो सुर्ख डोरे आंखों में सजाए मेरे चेहरे को मजीद अपने चेहरे के करीब कर एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोले, तो वो सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था।
मैंने रूहान सा लहजे में पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सेक्रेटरी बगैर किसी वजह के मेरे तोहफे के मुतालिक तुम्हें आगाह करेगी? वो मुस्कुराते हुए बोले तो मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा हाँ, उनकी सेक्रेटरी भला मुझे क्यों बताने लगी उनके तोहफे के मुतालिक। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी थी तो वो मुझसे डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, जैसे आम शौहर बात करते हैं। इतना बड़ा और वाहियात ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आइंदा मुझे सबक भी सिखाना होना तो भी किसी और औरत के करीब मत जाइएगा। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ। मैं फिर रोने लगी थी। मेरा दिल बहुत छोटा था और सर उसामा के मामले में तो लग रहा था जैसे बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा हो गया है। उन्हें किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती थी। उन्हें किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती मैं, बिल्कुल नहीं उसामा। उसका आखिरी जुमला मेरे दिल पर असरअंदाज हुआ। मैंने मजीद बात ना की, शायद मैं शर्मिंदा हो गया था। उसके आंसू अपने अंगूठे के पोरों से साफ कर मैंने उसके लरसते वजूद को सीने से लगाया। मैं उसकी जुल्फों में चेहरा छुपाकर सांस लेने लगा। उसकी महक मुझे दीवाना सा करने लगी, मेरे दिमाग पर गालिब आने लगी। मुझे उसके करीब जाने नहीं जाना था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे नजदीकी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी। लेकिन मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी जो मुझे मुझसे ही बागी बना रही थी। अगला सीन, लाइबा। मैं सुबह जल्दी उठकर दादू के लिए नाश्ता बनाने किचन में पहुंची, लेकिन मुझे मुलाजमीन से पता चला कि दादू तो कल ही चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। उन्होंने तो कहा था वो पूरे एक हफ्ते के लिए रुकने आई हैं, फिर एक ही दिन में वापस क्यों चले गई वो? उनके वापस यूं अचानक चले जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, साथ फरजीन के मुतालिक कुछ ना पूछ पाने का दुख भी। वो वाहिद थी जो मेरे सवालों का जवाब दे सकती थी, लेकिन वो भी रातों रात चली गई। अब जब मैं किचन में आ ही गई थी तो सोचा सरुसामा के लिए अपने हाथ से नाश्ता बना दूं और कुछ अम्मी अब्बू के लिए भी बनाकर अस्पताल ले जाऊंगी। मुझे सुबह ही सुबह उठकर काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन सरुसामा की खातिर किया। उस सामा में नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा तो मेहरू बीबी ने मुस्कुराते हुए नाश्ता लगाया। आदत के मुताबिक मैंने सेल पर न्यूज़ चेक की। इतने में लाइबा मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठी। मुंह खोले, अभी मैं सेल पर न्यूज़ ही देख रहा था जब उसकी आवाज़ मेरे कानों की समाज से टकराई। मैं उसकी जाने मतवजा हुआ। वो हाथ में आलू के भरते के पराठे का लुकमा बनाए मेरे मुंह खोलने का इंतजार कर रही थी। चलें जल्दी खोलें वरना ठंडा हो जाएगा। सब्ज रंग आंखों में बला की मोहब्बत और मासूमियत सजाए। जब वो बोली तो मेरी आंखों में छम से मेरी माँ का चेहरा आ गया। मैं कभी किसी के हाथ से खाना नहीं खाता था, ना ही मेरी माँ के बाद किसी ने मुझे खिलाया, मगर वो खिला रही थी। मैंने मुंह खोला और उसने मुस्कुराते हुए मेरे मुंह में लुकमा डाला। क्यों दिन ब दिन वो लड़की सब कुछ मेरे लिए मुश्किल बना रही थी? वो मेरा हर प्लान खराब कर रही थी। उसके बावजूद मैं उसके सामने ताबेदार बन के बैठा हुआ था। वो पराठे मेहरू बीबी के हाथ के नहीं थे, मैं पहला लुकमा खाते ही समझ गया। शायद इसीलिए मेहरू बीबी मुस्कुरा रही थी। उनके अलावा कोई नहीं जानता कि मुझे आलू के भरते के पराठे पसंद नहीं पसंद है। वो मुझे बच्चों की तरह खिला रही थी और अजीब बात ये थी कि मैं खा भी रहा था। शायद ये पहली और आखिरी बार था जब मैं उसके हाथ से कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था इस ड्रामे को कंटिन्यू रखने के लिए। अगला सीन, लाइबा। मैं अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी जब मेरी नज़र सरुसामा और उनके साथ चलते हुए एक लड़की पर पड़ी। वो उनके सेक्रेटरी नहीं थी। मैं अभी उन्हें देख ही रही थी कि मेरी कुलीग रमशा ने कहा, पता है तुम्हें, सरुसामा ने नई सेक्रेटरी रख ली है। क्या? मगर अचानक क्यों? अजीब बात है ना, मुझे अपने शौहर के मुतालिक बातें दूसरों से पूछना पड़ती हैं। पता नहीं, जबकि वो माहीन सालों से थी, कल अचानक ही निकाला है। एक राज की बात बताऊं? रिमशा राजदाराना अंदाज में कहती हुई मेरे कान के पास मुंह लाई। झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मुझे तजस्सुस नहीं था जानने का कि अचानक इस नकचड़ी बंदरिया को क्यों निकाला गया। सुना है सरुसामा किसी लड़की के साथ थे ऑफिस में और इस बेवकूफ सेक्रेटरी ने किसी दूसरी लड़की को ऑफिस में जाने दिया। वैसे तो कोई नहीं जानता वो दूसरी लड़की कौन थी जो ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है जरूर सरुसामा की नई सेटिंग होगी। नई तितली मतलब? उसने आखिरी लफ्ज ज्यादा जोर देकर शरारत से बोला। मुझे तो अब जैसे आदत सी होने लगी थी अपने लिए इन गंदे अल्फाजों को सुनने की। हलाल का रिश्ता होकर भी मैं अक्सर हराम के जमरे में आ जाती थी। माना मुझे बहुत अजियत हुई, लेकिन इस वक्त मेरे लिए काबिल गौर बात ये थी कि सर उसामा की सेक्रेटरी ने उनके कहने पर मुझे अंदर नहीं भेजा था। मतलब साफ था, वहां जो ऑफिस में मैंने कल देखा वो सब वाकई सच था। बाद में आकर जो उन्होंने मुझसे कमरे में कहा वो तो सिर्फ उन्होंने बात बनाई, झूठ कहा, मुझे बेवकूफ बनाया। और मैं इतनी बड़ी गधी हूँ कि मैं बन भी गई। इस लम्हे मुझे शदीद खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस आदमी ने मुझ पर चीट किया और मैं बेवकूफों की तरह उसके लिए आलू के भरते के पराठे बनाकर मैं उसके लिए आलू के पराठे बनाकर उसे अपने हाथ से खिलाकर आई हूँ। यकीनन वो मजाक उड़ा रहे होंगे सुबह मेरा, कह रहे होंगे कितनी बोंगी है। गुस्से की शिद्दत से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। पहले ख्याल आया कि जाकर लड़ूं, मगर फिर जहन में आया नहीं, वो आदमी मेरे हर अमल पर नजर रखता है, मुझे भी इसी की तरह अकल से काम लेने की जरूरत है अब।
हम सीधे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, फौरन लड़ने पहुंच जाते हैं, सोचते ही नहीं आगे पीछे का। सरुसामा मेरे साथ आखिर क्या गेम खेल रहे हैं, ये समझने के लिए मुझे सब्र और अकल से काम लेना होगा, और मैं लूंगी। मैं फ्रेश होने चली गई। वहां से निकलकर मैं लिफ्ट की जानिब जा रही थी जब मेरा टकराव आशिर से हुआ। रस्मी सलाम दुआ के बाद मैं लिफ्ट में दाखिल होने लगी थी जब उसने मुझे आवाज देकर रोका। कल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? उसके सवाल पर मैं कुछ देर सोच में पड़ी। डैड अस्पताल में हो, मेरे अभी तक इसलिए नहीं। ओ, मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी। वो शर्मिंदा सा होकर फौरी माजरत करने लगा। नहीं, इट्स ओके। तुम कब तक फ्री होगी? छुट्टी पर एक साथ चलेंगे। मैं अंकल की तबीयत पूछ लूंगा। आशिर की बात सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने को कोई ताल्लुक नहीं था उसका मेरे वालिद से, लेकिन वो फिर भी उनकी तबीयत पूछने जा रहा था, और जिस शख्स का ताल्लुक था वो तो दोबारा पलट कर आया ही नहीं। मेरे वालिद की तबीयत पूछने आएगा भी कैसे? उसे अपने अफेयर्स से फुर्सत मिल जाए तो आए ना। कल सरुसामा की बात सुनने के बाद मैं बेवकूफ ये समझ बैठी कि वो आशिर से जेलस हो रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है मेरा आशिर से बात करना, मुझे उसके साथ देखना। लेकिन मुझे तो अब पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे मुझे। और ये जानने के बाद जो मैंने इरादा किया था आशिर से दोबारा बात ना करने का, वो इरादा अब मैंने तर्क कर दिया। मैं भला क्यों अपना एक अच्छा और मुखलिस दोस्त छोड़ने लगी उस हरजाई के पीछे। अगला सीन। रमशा। सर, जैसा आपने मुझसे कहने को कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा लाइबा से। अब तो मेरी प्रमोशन पक्की ना। मैंने लाइबा से बात करने के बाद फौरन सर इरशाद को कॉल की। मैंने बॉस से बात कर ली है तुम्हारी। सब्र रखो थोड़ा लड़की, हमारे दुश्मनों को शक हो जाएगा वरना। सर इरशाद दूसरी जानिब से राजदाराना अंदाज में गोया हुए। तुमने बहुत अच्छा किया हमसे राब्ता करके। तुम्हें जल्द प्रमोशन और इनाम दोनों मिलेंगे। शुक्रिया सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि सर उसामा की सेक्रेटरी माहीन से दोस्ती एक दिन मेरी प्रमोशन का सबब बनेगी। असल में तो मुझे माहीन ने बताया कि कल ऑफिस में क्या हुआ। वो तो सर उसामा की बड़ी वफादार है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन मुझे पता चला तो मैंने अपना खराफाती दिमाग लगाया और ये बात सर इरशाद के कानों तक पहुंचाई। सब जानते थे कि सर उसामा चाह कर भी इरशाद को ऑफिस से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके सर पर उसामा के वालिद वजदान अहमद का हाथ है। अगला सीन। लाइबा। मैं फाइल हाथ में पकड़े अपने डिपार्टमेंट में जाते हुए कल रात की बात सोच रही थी जब मैंने सर उसामा से पूछा कि उन्होंने अचानक सेक्रेटरी क्यों तब्दील की। माहीन की वालदा बीमार है इसलिए वो छुट्टियों पर गई है। वो अपने काम में मगन सामने रखी फाइल्स में नजर गड़ाए जवाबदा हुए। मैं ताज्जुब से उनका चेहरा देखने लगी। भला कोई इतनी सफाई से झूठ भी बोल सकता है जितना वो बोल रहे थे? अगर मुझे सच पता ना होता कि इन्होंने अपनी सेक्रेटरी को निकाल दिया है तो यकीनन मैं उनकी बात पे एतबार कर लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो शख्स आखिर मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है। अगर उसे अफेयर्स रखने और मुझे दूसरों के सामने अपनी बीवी भी शो नहीं कराना तो फिर उसने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं अपनी सोचों में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि सामने दीवार है और मैं अपनी बेख्याली में उससे जोर से टकराई। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ जो मेरे और इस दीवार के दरमियान हायल हो गया था। कितनी गूंगी है ये, गिरती पड़ती रहती है। मैंने हैरत से नजर उठाकर देखा तो सर उसामा खड़े थे। देख के चले, चलो खुड़ूस ने बचाया तो सही। मानो उन्होंने अजनबियों की तरह कहा, लेकिन उसके लहजे में जो छुपी हुई प्लेफलेंस थी मैं उसे महसूस कर सकती थी। वो अपनी नीली समंदर जैसी गहरी आंखों से मुझे तकते वहां से चल दिए। वाह वाह, क्या बात है! हीरो की आंखें नीली, हीरोइन की आंखें हरी। सब्ज रंग, नीला रंग। हमारी जिंदगी में भी ये सब्ज और नीले रंग होती, काश नीली रंग आंखें होती, काश काश काश। खैर, आगे पढ़ते हैं। वो अपनी नीली समंदर जैसी गहरी आंखों से मुझे तकते वहां से चल दिए। उनका चलने का अंदाज बहुत खूबसूरत और शाना था, जबकि उनकी नई सेक्रेटरी मुझे सर ता पांव ताज्जुब से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आता क्यों सर उसामा से ताल्लुक रखने वाले लोग मुझे ताज्जुब से देखते हैं। क्यों देखते हैं यार? राइटर साहिबा बता दो, क्या वो कोई खिलाई मखलूक है? इसी दुनिया की है, इतनी प्यारी सी तो है, सब्ज रंग आंखों वाली गुड़िया, नाजुक सी कांच की। फिर भी सब उसे ऐसे देखते हैं। क्यों देखते हैं सब उसे ऐसे? चलो अब आप बताना उसे सब ऐसे क्यों देखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।